हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एटीट्यूड स्केल के बारे में पढ़ेंगे। ये इवैल्यूएशन का एक तरीका है। इसे असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन टूल्स के तहत रखा गया है। तो एटीट्यूड है क्या? एटीट्यूड ये है जिसे हम हिंदी में मनोवृत्ति भी कहते हैं कि यह बताता है कि किसी भी चीज को हम कितना पसंद या नापसंद करते हैं। एटीट्यूड शोज आवर इवैल्यूएशन टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स और पर्सन्स, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी घटनाओं के प्रति हमारा मूल्यांकन को दिखाता है। एटीट्यूड्स को हम ये कह सकते हैं कि हमारे लाइकिंग्स, डिसलाइकिंग्स, पसंद नापसंद, पक्ष विपक्ष या प्रो या एंटी फीलिंग्स को बताता है। ये एटीट्यूड जो है ये लर्न किया जाता है, ये अडॉप्ट नहीं होता है, अपनाया नहीं जाता एटीट्यूड। तो एटीट्यूड क्या है? एक पॉजिटिव, नेगेटिव या मिक्स्ड इवैल्यूएशन है किसी भी वस्तु के प्रति, जो कि किसी भी तीव्रता के स्तर पर व्यक्त किया जा सकता है। मतलब बहुत एटीट्यूड, नेगेटिव फीलिंग बहुत तीव्र भी हो सकता है या फिर पॉजिटिविटी भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी किसी के प्रति हो सकता है। हमारा एटीट्यूड जो है वो उस एटीट्यूड पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव अफेक्ट दोनों प्रभाव में उसका स्ट्रेंथ वेरी करता है और कभी कभी दोनों के साथ भी होता है। एटीट्यूड हमारा किसी भी चीज के प्रति बहुत सकारात्मक भी हो सकता है, बहुत नकारात्मक भी हो सकता है, और या कभी कभी दोनों हो सकता है कि कभी सकारात्मक कभी नकारात्मक। तो इसको ये फीलिंग्स, ऐसी फीलिंग्स को बताता है जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव है। ये एटीट्यूड को जो सामाजिक मनोवैज्ञानिक होते हैं, सोशल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उसका इस एटीट्यूड का प्रयोग डिफरेंट तरीके से करते हैं। गॉर्डन एल्पोर्ट ने इसकी परिभाषा दी है कि एल्टीट्यूड इज ए मेंटल एंड ऊंचाई की तत्परता एक मानसिक और तंत्रिकावासी है, मतलब स्टेल ऑफ रेडीनेस, न्यूरल स्टेल ऑफ रेडीनेस। यह तत्परता का स्टेल ऑफ रेडीनेस मतलब बासी है, मतलब पुराना है। ऑर्गेनाइज थ्रू एक्सपीरियंस, जो कि एक्सपीरियंस के थ्रू और संगठित होती है, आयोजित की जाती है, और यह किसी भी वस्तु या व्यक्ति का, किसी भी वस्तु के प्रति जो व्यक्ति का रिस्पॉन्स होता है या जो प्रभाव होता है उस पर यह एक प्रभाव डालती है, गतिशील। वो प्रभाव जो होता है वो एक्टिविटी के साथ होता है, किसी भी चीज के प्रति ये अनुभव के माध्यम से किसी भी वस्तु या परिस्थिति के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है, और यह प्रतिक्रिया जो है उस वस्तु पर गतिशील प्रभाव डालती है जिसके साथ यह संबंधित होती है। तो इसका मतलब हुआ कि एटीट्यूड क्या है? एक जटिल चीजों का संयोजन है। जो एटीट्यूड को रवैया भी कहते हैं, मनोवृत्ति भी कहते हैं। तो ये जटिल चीजों जो भी ये चीजों का जटिल संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन है। किस चीज का? पर्सनालिटी का, व्यक्तित्व का, वैल्यूज का, बिहेवियर का, इन सब का वह एक मोटिवेशन का एक कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन है, जटिल कॉम्बिनेशन है। मतलब इसको समझने में कठिनाई होती है एटीट्यूड को। ये हर व्यक्ति के माइंड में होता है। मन में एक तरह का भाव, एक किसी भी वस्तु या चीज के प्रति सकारात्मक, नकारात्मक, किसी भी तरह का भाव होता है, जो कि हमारी पहचान को परिभाषित करता है, हमारे एक्शंस को गाइड करता है। मतलब हमारी जो कार्य होते हैं उससे वो मार्गदर्शित होते हैं, वो उसको डायरेक्ट करता है, और हमारे हम लोगों को कैसे आंकते हैं ये भी, इसका भी प्रभाव हमारे एटीट्यूड से पर हमारे एटीट्यूड का प्रभाव इस पर भी दिखता है कि हम किसी व्यक्ति को किस तरह से देखते हैं या आंकते हैं। तो ये फीलिंग और बिलीव जो है ना, ये किसी भी व्यक्ति का एटीट्यूड जो है वो उसका आंतरिक फीलिंग होता है, जिससे हम बाहर से नहीं देख पाते हैं। तो आप उसके किसी भी व्यक्ति के एटीट्यूड का पता कैसे चलता है? तो उसके बिहेवियर से पता चलता है कि वो उसका व्यवहार किसी भी व्यक्ति, चीज या
संगठन या किसी भी चीज़ के प्रति उसका व्यवहार कैसा है, इससे उसके एटीट्यूड का पता चलता है। एटीट्यूड यह बतलाने में मदद करता है कि परिस्थितियों को हम किस तरह से देखते हैं और किस तरह से हम परिस्थितियों के प्रति रिएक्ट करते हैं या अपना व्यवहार दर्शाते हैं। तो ये हमें एटीट्यूड जो है वो हमें किसी भी वस्तु के बारे में या किसी भी अनुभूति के बारे में या किसी भी विश्वास के बारे में हमें क्या करता है, आंतरिक अनुभूति या आंतरिक विश्वास और विचार प्रदान करती है। एटीट्यूड हमें किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बारे में हमारे अनुभूति को या व्यवहार को या विश्वास को एक रूप देती है, एक विचार प्रदान करती है। एटीट्यूड हमें किसी भी खास तरीके से व्यवहार करने के लिए बाध्य करती है। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के प्रति व्यवहार जो हमारा होता है वो हमारे एटीट्यूड से निर्धारित होता है। एटीट्यूड क्या है, सफलता और असफलता के लिए फंडामेंटल है, और इसमें अगर हम असफल होते हैं तो हम इस जिसे हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं, मतलब एटीट्यूड से ही हमारा सक्सेस या फेलियर जो है वो प्रभावित होता है, उस पर आधारित होता है। किसी भी व्यक्ति में बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से व्यक्ति जो है आपस में जो भी व्यक्ति होते हैं, बहुत सभी व्यक्तियों में शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है, कम अंतर होता है। लेकिन क्या डिफरेंस होता है व्यक्तियों में, वो एटीट्यूड का। दो व्यक्ति सेम बैकग्राउंड के, सेम शिक्षा और सेम स्किल और इंटेलिजेंस के होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि उनके एटीट्यूड में फर्क होता है। कोई एकदम सकारात्मक होता है और सकारात्मक होने के कारण हर चीज में उसे आशा दिखती है और सफलता दिखती है, और दूसरा एकदम निराशावादी होता है और जिसे हर जगह नेगेटिविटी दिखती है, नकारात्मकता दिखता है, फियर दिखता है, निराशा और दुख दिखता है। तो ये एटीट्यूड है जो कि दो व्यक्तियों में फर्क ला रहा है। मतलब कहने का है कि शारीरिक और बौद्धिक रूप से बहुत कम अंतर होता है लोगों में, लेकिन एटीट्यूड की वजह से लोग एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट हो जाते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड वाले आगे बढ़ते चले जाते हैं, हर चीज़ को सकारात्मक दृष्टि से देखकर उनका जीवन खुशमय हो जाता है, और नेगेटिव वाले का जीवन हर छोटी छोटी बातों के लिए निराशा के गर्त में चला जाता है। तो ये एटीट्यूड जो है सो आपके व्यवहार को बदलता है, जीव और व्यवहार से दिखता है और आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो एटीट्यूड क्या है, क्या चीज़ को रेफर करता है, तो ये हमारे विचार को, बिलीफ, व्यवहार और भावना और किसी भी वस्तु के प्रति, किसी ग्रुप और किसी आइडिया के प्रति हमारे विचार को और भावना को दिखाता है या विश्वास को दिखाता है। या एटीट्यूड हमेशा इसके साथ पॉजिटिव और नेगेटिव एलिमेंट होता है, और जो लोगों को किसी खास तरीके से व्यवहार करने के लिए बाध्य करता है। तो एटीट्यूड किस चीज़ पर निर्भर करता है, ये एटीट्यूड बनता कैसे आखिर, तो ये बनता है हमारे अंतर्निहित मूल्यों और विश्वासों के आधार पर। तो बिलीफ कैसे आता है, बिलीफ को कैसे हम अक्वायर करते हैं, तो बिलीफ आता है रियल एक्सपीरियंस से, जीवन के वास्तविक अनुभव से। और बट ओरिजिनल एक्सपीरियंस रिलेटेड टू पर्टिकुलर बिलीफ, जो ओरिजिनल एक्सपीरियंस होता है किसी बिलीफ से जुड़ा हुआ, वो अक्सर भूला दिया जाता है, लोग भूल जाते हैं। ये हमारे वर्क की क्वालिटी को अफेक्ट करता है, और जब रिलेशनशिप हम एक्सपीरियंस करते हैं बिलीफ के साथ, वो ज़्यादातर वास्तविकता पर आधारित नहीं होता है। तो बिलीफ क्या है, हमारे एक्सपीरियंस को नियंत्रित करता है, और वो हमारे आइडेंटिटी के इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। तो ये कल्चरल, मोरल, ये तरह धार्मिक, सांस्कृतिक जो बिलीफ होते हैं, ये बताते हैं कि हम कौन हैं, हम क्या, कहाँ से आए हैं, हमारा अपना संस्कृति, हमारी अपनी संस्कृति और विश्वास क्या है, ये बताता है। तो लेकिन एटीट्यूड में क्या होता है कि एटीट्यूड जो हम है वो हमें किसी भी चीज में विश्वास करना या उसको रिजेक्ट करना, या किसी चीज को फेवर करना या फेवर नहीं करना, पक्ष लेना कि नहीं पक्ष लेना, ये सारी चीजों को
इन एटीट्यूड हमारे एटीट्यूड में होता है। मतलब एटीट्यूड हर व्यक्ति का अलग होता है और वो बताता है कि वो उसको किसी भी चीज को विश्वास करने में और अविश्वास करने में वो उसको गाइड करता है। हमारा एटीट्यूड जो है वो हमारे व्यवहार का कारक बनता है। तो किसी भी एटीट्यूड को जब हम मेजर करते हैं तो बहुत सारे स्केल्स बनाए गए हैं जिसमें कि कई बहुत सारे किसी भी इशू के बहुत सारे एस्पेक्ट को कंसीडर करके स्किल्स बनाए गए हैं जिसमें वो शॉर्ट स्टेटमेंट्स होते हैं। तो एटीट्यूड को मेजर करने के लिए हमें क्या करना होता है कि मेजरमेंट सर्वे में यह एक स्टडी होता है जो कि एक प्रॉपरली ड्रॉन सैंपल पर किया जाता है। सैंपल क्या होता है? तो सैंपल ये होता है कि एक बहुत बड़े जनसमूह में से जब कुछ व्यक्तियों को हम निकालते हैं, लेते हैं अध्ययन के लिए, उसे हम सैंपल कहते हैं, नमूना कहते हैं। तो जो पूरा बड़ा जनसमूह है, सपोज कि एक क्लासरूम है 100 बच्चों का, तो वो पूरा जनसमूह जो हुआ 100 बच्चे का, उसको हम पॉपुलेशन कहेंगे। और उसमें से 10 बच्चे को लेकर हम अगर उनका एटीट्यूड का अध्ययन करना चाहें तो जो 10 बच्चों को हम सेलेक्ट करेंगे उसे हम सैंपल कहते हैं। तो वो बच्चों को हम अगर उस 100 बच्चों के पॉपुलेशन से 10 बच्चों का जो सैंपल लिए उसे हम उस पर हम उनके एटीट्यूड का अध्ययन करने के लिए हम कुछ उसके लिए एक स्केल बना होता है। उसके आधार पर कुछ क्वेश्चनायर्स होते हैं जिसके आधार पर हम उनके एटीट्यूड का अध्ययन करते हैं। तो ये जो क्वेश्चनायर बनते हैं वो उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो सावधानी पूर्वक तैयार किए जाते हैं और स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, मानकीकृत होते हैं। तो स्टैंडर्डाइज्ड का मतलब क्या हुआ? कोई भी प्रश्नावली जो होता है या क्वेश्चनायर होता है वो स्टैंडर्डाइज तब होता है जब उसमें उसके जो आइटम्स होते हैं, उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं, उनका चयन सावधानी पूर्वक किया गया है और उनकी रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता और वैलिडिटी को चेक किया गया है। और उसके बाद उसे मतलब कई जगहों पर वो टेस्ट को कंडक्ट करके उसके बाद उसे मानकीकृत किया गया है। तो वैसे क्वेश्चन से हम उन बच्चों का एटीट्यूड का अध्ययन करते हैं वो क्वेश्चन आयर देके। तो जो एटीट्यूड है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषता क्या है, मनोवृत्ति की लक्षण या विशेषताएं क्या है, पहले ये हम जानें। ये इसको अंडरलाइन करना है। तो मनोवृत्ति का लक्षण है कि किसी भी व्यक्ति, एटीट्यूड क्या है, मनोवृत्ति क्या है, तो किसी भी परिस्थिति में आप जो रिएक्ट करते हैं, तो आपके रिएक्ट करने की जो प्रवृत्ति है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये आपके एटीट्यूड को दर्शाता है। तो जो एटीट्यूड कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ टेंडेंसी टू रिएक्ट पॉजिटिवली और नेगेटिवली। किसी भी व्यक्ति या किसी भी परिस्थिति में आप कैसे रिएक्ट करते हैं या आप पॉजिटिवली या नेगेटिवली, आपके एटीट्यूड को दर्शाता है। तो एटीट्यूड का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एटीट्यूड्स आर कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन है जो कि हम पहले भी देखे, जिसे हम पर्सनालिटी कहते हैं, बिलीफ कहते हैं, वैल्यूज, बिहेवियर्स एंड मोटिवेशंस। मतलब जो एटीट्यूड है वो किस चीज का जटिल संयोजन है? तो उसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व आता है, उसके विश्वास आते हैं, उसके मूल्य आते हैं, उसका व्यवहार आता है और उसकी प्रेरणा, इन सब चीजों का मिला जुला रूप है, इन सब का मिला हुआ कॉम्बिनेशन है। और ये कॉम्बिनेशन बहुत ही जटिल है जो किसी व्यक्ति के एटीट्यूड को दर्शाता है। अब एटीट्यूड कितने तरह का है? 4 तरह के एटीट्यूड हैं। पहला है सकारात्मक। सकारात्मक, इस नेगेटिव एटीट्यूड को हम कहते हैं नकारात्मक दृष्टिकोण या एटीट्यूड या मनोवृत्ति। तो पॉजिटिव, जैसा कि हम जानते हैं कि यह ऐसे टाइप का एटीट्यूड है किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में जहाँ पर जिस व्यक्ति का पॉजिटिव एटीट्यूड होता है वो क्या करता है कि लोगों में जो अच्छाइयाँ होती हैं उन पर उसका नजर रहता है या उन चीज़ों पर ध्यान देता है या उनके बारे में बताता है कि किसी भी व्यक्ति, सिचुएशन या इवेंट में जो अच्छा होता है उसकी चर्चा करते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड वाले। यह एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच दिखाता है, किसी व्यक्ति के ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच को दिखाता है
इससे वह व्यक्ति अच्छा परिणाम प्राप्त करने के लिए उसका दृष्टिकोण कैसा है, आशावादी है, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच होता है पॉजिटिव एटीट्यूड वाले, क्योंकि ये लोगों में या व्यक्ति में या सिचुएशन घटना की अच्छाइयों को, अच्छे पक्ष को देखते हैं। और नेगेटिव एटीट्यूड वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं कि वो हर व्यक्ति में कुछ बुराइयों को, कुछ ऐसी स्थिति या घटना के बुरे पक्ष पर ध्यान देते हैं, कमियों पर ध्यान देते हैं। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग अच्छी चीज़ों पर ध्यान देते हैं और नेगेटिव एटीट्यूड वाले बुरे और कमज़ोर पक्ष को ध्यान देते पर उनका नज़र जाता है और वे अच्छी चीज़ों को इग्नोर करते हैं। फिर होता है न्यूट्रल एटीट्यूड। न्यूट्रल एटीट्यूड जिनका होता है वो व्यक्ति कैसे होते हैं, तो वो कुछ ऐसे बोलते हैं जो मिडिल ग्राउंड वाले होते हैं, किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बीच का रास्ता वो दिखाते हैं, मतलब अच्छाई को भी देखते हैं, बुराइयों को भी देखते हैं, दोनों के बीच में। उनका क्या है कि ये पर्सनल या इमोशनल नहीं होता है। ये मतलब क्या होता है, ये किसका एटीट्यूड ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए कि आप किसी थेरेपिस्ट या काउंसलर के पास जाते हैं, तो वो उसका जो रवैया होता है वो न्यूट्रल एटीट्यूड होता है। वो किसी भी पेशेंट का जो भी, अगर वो इलाज कर रहा है, काउंसलर है, साइकोलॉजिस्ट है, तो वो उसके व्यक्तित्व के अच्छे पक्ष को भी देखता है और बुरे पक्ष को भी देखता है और उसके बाद उसको हेल्प करता है या उसका ट्रीटमेंट करता है। फिर है सीकेन एटीट्यूड। सीकेन एटीट्यूड का मतलब हुआ कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड, सबसे कॉम्प्लिकेटेड जटिल टाइप का एटीट्यूड है, जिसमें क्या है कि ये दिखाता है ऐसे व्यक्तियों के एटीट्यूड में को दिखाता है जिसमें कि लगातार नेगेटिविटी है, निरंतर नकारात्मकता है और आक्रामक स्थिति है, वो एग्रेसिव होते हैं। तो ये जो जिसमें ये सेकेंड एटीट्यूड होता है, इसे रुग्ण मनोवृत्ति भी कहते हैं, रुग्ण। ऐसे वाले लोग जो होते हैं ना, वो उनको चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये नेगेटिविटी और आक्रामकता, एग्रेसिवनेस से भरे होते हैं। एटीट्यूड क्या है, ऐसी रचना है, ऐसा कंस्ट्रक्ट है जो कि डायरेक्ट आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। जब उसका बिहेवियर को आप देखेंगे तब आपको किसी का एटीट्यूड पता चलता है। तो उसके बिहेवियर के कुछ एस्पेक्ट को अध्ययन करना पड़ता है किसी व्यक्ति के एटीट्यूड को जानने के लिए, और उसके बिहेवियर को अध्ययन करके उससे फिर इन्फरेंस, अनुमान लगाना होता है कि उसका ये बिहेवियर क्यों है, जो कि मतलब उसके बिहेवियर के कुछ पहलू का अध्ययन करने से पता चलेगा कि इस तरह का बिहेवियर वो क्यों कर रहा है। अब यहाँ पर स्केलिंग मतलब एटीट्यूड को मापने के लिए, तो स्केलिंग का क्यों अप्लाई किया जाता है, तो ये आपके एटीट्यूड या रवैया या दृष्टिकोण को मापने का एक तरीका होता है, जो प्रयास होता है एटीट्यूड को मापने का। तो एटीट्यूड क्या है, बहुत सारे बाह्य और आंतरिक कारणों से वो एटीट्यूड किसी व्यक्ति का व्यवहार में जो पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी आती है, उसके ये कई फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं। तो एटीट्यूड को मेजर करने के लिए बहुत सारे स्केल डिजाइन किए गए हैं, स्केल पैमाने बनाए गए हैं। स्केलिंग क्या है, यह एक टेक्निक है जो किसी भी उत्तरदाता जो लोग हैं, क्वेश्चनायर दिया जाता है और इससे स्केल में उनको उत्तर देना होता है। तो वो उनका जो रिस्पॉन्स होता है, जिनका एटीट्यूड का अध्ययन हम कर रहे हैं, उनको क्वेश्चनायर दे रहे हैं, तो उनका जो रिस्पॉन्स होता है, क्वालिटेटिव जो रिस्पॉन्स होता है, जो उनकी फीलिंग से जुड़े होते हैं, उनकी धारणा से जुड़े होते हैं, उनकी पसंद और नापसंद से जुड़े होते हैं, उनकी रुचि और वरीयता से। मतलब जो स्केलिंग किया जाता है, स्केलिंग एक टेक्निक है जो कि रेस्पोंडेंट जो होते हैं उनके क्वालिटी, रेस्पोंडेंट कौन है, जिनका टेस्ट हो रहा है एटीट्यूड का, जिनका टेस्ट किया जा रहा है, तो उनके क्वालिटेटिव रिस्पॉन्स जो आ रहे हैं, वो जो रिस्पॉन्स आते हैं वो उनके फीलिंग्स, परसेप्शन, लाइक्स, डिसलाइक्स और प्रेफरेंस पर आधारित होते हैं, क्योंकि उन्हीं के आधार पर वो उस क्वेश्चनायर का आंसर देते हैं। तो बहुत सारे स्केल्स हैं जिसमें से सब कुछ स्केल्स का हम अध्ययन करेंगे। तो ये
सबसे ज्यादा यूज होने वाले स्केल में है नॉमिनल स्केल, न्यूनतम लिखाएगा न्यूनतम। दूसरा है ऑर्डिनल स्केल जिसे क्रम सूचक, इंटरवल स्केल अंतराल स्केल, रेशियो स्केल अनुपात पैमाना, सेल्फ रेटिंग स्केल, ग्राफिक रेटिंग स्केल, आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल, लिकर्ट स्केल, सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल, स्टैपल स्केल, मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग, थर्स्टन स्केल, गटमैन स्केल एंड स्केलोग्राम एनालिसिस एंड क्यू शॉर्ट टेक्निक। तो इसमें से हम कुछ स्केल्स को देखेंगे, सारे स्केल्स को नहीं, आप सब स्केल के नाम जान लें। हम लोग इसमें से कुछ स्केल्स का अध्ययन करेंगे। तो ये नॉमिनल स्केल है। नॉमिनल स्केल जो होता है ये स्केल ऑफ मेजरमेंट कहलाता है। ये हमें मतलब ये स्केल को हम स्केल ऑफ मेजरमेंट के तहत भी आप पढ़ेंगे, आपको मेजरमेंट स्केल जब पढ़ाया जाएगा तब। न्यूनतम, तो इसे स्केल ऑफ मेजरमेंट भी कहा जाता है या मापन के स्तर। मापन के स्तर में नॉमिनल, ऑर्डिनल, इसलिए उसमें भी आता है। हम ये इस अभी एटीट्यूड स्केल से ये जुड़ा हुआ नहीं है, ये मापन का है। इसमें कौन कौन सा आया, चूंकि स्केल की बात थी इसलिए मैंने यहाँ पर इसको भी लिख लिया है। ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो स्केल, ये है जो मेजरमेंट का स्केल है। ये एटीट्यूड से जुड़ा हुआ नहीं है, एटीट्यूड मापने का स्केल नहीं है। फिर भी ये स्केल आपके काम का है, इसलिए स्केल की चर्चा में मैंने इसको ले लिया है। ये मेजरमेंट स्केल है। यह बहुत सिंपल स्केल होता है। ये स्केल केवल न्यूमेरिकल होता है, संख्यात्मक होता है और ये सबसे कम बंधनात्मक होता है। इसमें क्या है, प्रतिबंध कुछ नहीं है इसमें, प्रतिबंधात्मक ये सबसे कम है। नॉमिनल स्केल कैसे है, जैसे क्रेडिट कार्ड का कोई नंबर रहता है, उसका कोई सीक्वेंस नहीं होता, कोई आधार नहीं होता, कोई क्राइटेरिया नहीं होता, ऐसे ही नंबर दे दिया जाता है। बैंक अकाउंट नंबर जो गया उसको जैसे जैसे चला गया वैसे वैसे नंबर मिला, उसका ये क्राइटेरिया नहीं है कि इस कस्टमर को ये नंबर दिया जाएगा, उस कस्टमर को ये नंबर नहीं दिया जाएगा। या एम्प्लॉई आईडी नंबर जो होता है, या जैसे कि आप किसी भी ग्राउंड में 10 बच्चे खेल रहे हैं या 20 बच्चे खेल रहे हैं, आप चले गए, आप उनको नंबरिंग कर दिए 1 2 3 अप टू 20, तो वहां पर कोई बेसिस नहीं होता है, बस जितने हैं उनको नंबर दे देना है। तो ये इस तरह का होता है। या पिन कोड हो गया, जिस तरह से शहरों में पिन कोड दिया जाता है उसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं होता है। तो ये इस तरह का जो नंबरिंग किया जाता है इसे नॉमिनल स्केल कहा जाता है। ये सब बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है। और ये जब हम दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन बताते हैं तब भी नॉमिनल स्केल का यूज होता है। नॉमिनल स्केल में नंबर क्या है, एक लेवल से ज़्यादा नहीं है, बस एक लेवल लगा दिया, 1 2 3 बोल दिया, रोल नंबर मिल गया। स्कूल में, कॉलेज में जैसे जैसे गया आपका एडमिशन होते गया वैसे रोल नंबर मिल। तो मतलब क्या है कि उसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है कि आपका नंबर ये मिला है, इसके पीछे आपका मतलब ये नहीं कि आप ही आते तो मिलता, ऐसा नहीं है। आप पहले आए आपको मिल गया। तो इस तरह का ये क्या है कि डिफरेंट कैटेगरी या रिस्पॉन्स का पहचान के लिए कि अलग अलग बच्चों को अलग अलग नंबर दे दिया गया, इसके लिए, इससे ज़्यादा इसका यूज नहीं है। तो ये सबसे सिंपल स्केल माना जाता है। दूसरा है इंटरवल स्केल। ये भी हम एटीट्यूड का स्केल नहीं है, मेजरमेंट का स्केल है। मैं बार बार बता रही हूँ, इसको कंफ्यूज ना करेंगे। तो ऑर्डिनल स्केल क्या है, इसको क्रम सूचक कहते हैं। क्रम सूचक में क्या होता है, क्रम सूचक पैमाना में ये सिंपलेस्ट एटीट्यूड मेजरिंग स्केल है। मतलब इसमें मार्केटिंग में ये रिसर्च आता है। ये नॉमिनल स्केल से ज़्यादा पावरफुल होता है। इसमें क्या है कि नंबर, इसमें रैंक ऑर्डर होता है। जैसे कोई चीज़ को आप अपना प्रेफरेंस देते हैं, किसी भी चीज़ को रैंकिंग करना है। सपोज बाजार में 4 तरह के 10 ब्रांड के टीवी बिक रहे हैं, तो आपको कहा जाएगा कि आप टीवी के ब्रांड्स की रैंकिंग करें कि सबसे ज़्यादा पहला नंबर पर कौन है। तो पहला नंबर पर आपने सोनी रखा, दूसरे पर सैमसंग रखा, तीसरे पर एलजी रखा। तो इस तरह से जो आपने रैंकिंग किया, तो आपके अनुसार रैंकिंग फर्स्ट है सैमसंग, दूसरा है पहला है सोनी, दूसरा है सैमसंग, तीसरा है
LG। तो ये जो रैंकिंग आपने किया इसे हम कहते हैं ऑर्डिनल स्केल। तो इसमें किसी भी प्रोडक्ट या एट्रीब्यूट को हम रैंकिंग करते हैं, किसी भी उत्पाद के या किसी चीज का रैंकिंग करते हैं। इंटरवल स्केल में क्या होता है कि ये इंटरवल, इसमें रैंकिंग क्या हुआ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस तरह की रैंकिंग होती है। इंटरवल स्केल में क्या होता है कि बहुत सा कैटेगरी के बीच में ये इक्वल अंतराल होता है, तो इसे हम इंटरवल स्केल कहते हैं। तो इंटरवल स्केल में 0 पॉइंट एक मनमाना शून्य बिंदु होता है और उसके बाद उसमें कुछ समान अंतराल पर आगे की संख्या रखी जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर इंटरवल स्केल में क्या होता है कि यहाँ जीरो बल्कि नहीं होता है, यहाँ पर जीरो नहीं होता है। यहाँ पर जैसे स्केल में आप मान के थर्मामीटर का टेम्परेचर है तो 98, 99 इस तरह से टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। तो ये जो डिस्टेंस है ये इक्वल डिस्टेंस होता है एक नंबर से। तो इसका इंटरवल स्केल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है थर्मोमीटर। ठीक है। और फिर होता है रेशियो स्केल। मतलब इंटरवल स्केल में 0 पॉइंट नहीं होता है। इसमें क्या है कि आर्बिट्रेरी, इसमें जीरो मनमाना जीरो होता है, इसलिए इसमें रियल जीरो नहीं होता है। और रेशियो स्केल जो होता है उसमें 0 पॉइंट होता है। रेशियो स्केल में नेचुरल 0 पॉइंट होता है और उसके बाद नंबर प्लेस किया जाता है इक्वल इंटरवल में। तो इसमें फिजिकल क्वांटिटी होता है, लेंथ, वेट। तो रेशियो स्केल फिजिकल सिनेरियो में बहुत ज़्यादा होता है। मतलब जब हम किसी चीज़ को भौतिक परिदृश्य में बताते हैं, क्वांटिफाइड रिस्पॉन्स जो है वो रेशियो स्केल में आता है। रेशियो स्केल सभी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरनल स्केल को बताते हैं और रेशियो में नंबर्स का जो होता है उसका मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन होता है। इसमें क्या है कि रेशियो स्केल में जैसे मान लीजिए कि 80 केजी कोई चीज है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो 40 केजी का डबल होगा। किसी का लेंथ, वेट, विड्थ ये सब जो है ये जीरो भी हो सकता है। इसमें एब्सोल्यूट 0 पॉइंट होता है, जीरो होता है, नेचुरल 0 पॉइंट होता है। वेट, किसी चीज का वेट जीरो भी हो सकता है। तो इसमें क्या है कि इसमें अनुपात के पैमाने में आंतरिक पैमाने की सभी विशेषता होती है और इन पैमानों पर संख्या के अनुपात की सार्थक व्याख्या होती है। मतलब 80 केजी क्या है, तो 40 केजी का डबल है। 80 केजी इज डबल ऑफ 40 केजी। तो ये इस तरह से इसमें हम बता सकते हैं किसी चीज का रेशियो स्केल। अनुपात को बताने के लिए रेशियो स्केल का प्रयोग होता है। और ये क्वांटिटेटिव स्केल है। यह एक क्वांटिटेटिव स्केल होता है, मात्रात्मक क्वांटिटेटिव स्केल। यहाँ इसकी खासियत क्या है कि यहाँ ट्रू जीरो होता है, ट्रू जीरो होता है, नेचुरल जीरो होता है और इक्वल इंटरवल होता है नेबरिंग पॉइंट के बगैर में। तो जब ये इंटरवल स्केल में क्या होता है कि रेशियो स्केल में जो जीरो होता है, इसका मतलब इस स्केल में जीरो का मतलब होता है टोटल एब्सेंस, कोई चीज बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या था उसमें, हमने देखा था कि इंटरवल स्केल में जीरो का मतलब होगा, इंटरवल स्केल में जीरो नहीं होता है क्योंकि अगर हम इंटेलिजेंस को, अगर यहाँ पे इंटेलिजेंस या टेम्परेचर को अगर हम इसमें जीरो बताएंगे, जैसे थर्मामीटर में टेम्परेचर कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, कभी भी जीरो नहीं हो सकता है ना।
लेकिन रेशियो स्केल में 0 हो सकता है। किसी चीज़ का लेंथ, वेट, विड्थ को अगर हम माप रहे हैं हाइट को, तो वो 0 हो सकता है। तो यहाँ पर किसी भी वेरिएबल का एब्सेंस हो सकता है। और इंटरवल स्केल में नो ट्रू 0 होता है, क्योंकि ये 0 से नीचे का वैल्यू बता सकता है। टेम्परेचर में क्या होता है कि इंटरवल स्केल में टेम्परेचर अगर हम माप रहे हैं, तो अगर ये 0 डिग्री का मतलब ऐसा नहीं होता है कि 0 डिग्री अगर टेम्परेचर, इसका मतलब कि कोई टेम्परेचर नहीं है, ऐसी बात नहीं है। 0 से नीचे भी टेम्परेचर जाता है, इसलिए इसमें माइनस में भी टेम्परेचर हो सकता है, -2 भी हो सकता है, बिलो 0 डिग्री हो सकता है टेम्परेचर। इसलिए यहाँ पर ट्रू 0 नहीं होता है, ये -2 डिग्री हो सकता है, -4 डिग्री टेम्परेचर हो सकता है। ठीक है, तो रेशियो वेरिएबल में क्या है, ये कभी 0 से नीचे नहीं जाता है। अगर मान लीजिए कि किसी चीज को हम 0 से नीचे बता रहे हैं लेंथ विड्थ का, इसका मतलब क्या हुआ कि वो चीज है ही नहीं, उसका एब्सेंस इसका मतलब हो गया जी। इसलिए रेशियो स्केल क्या है, ये 0 से शुरू होता है। रेशियो स्केल 0 से शुरू होता है। तो इसको यहाँ पर हमको एक चीज समझना होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरवल स्केल एंड रेशियो स्केल। क्योंकि ये इसमें थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको समझ लिए कि डिफरेंस बिटवीन इंटरवल और रेशियो स्केल क्या है, उनका एबिलिटी से है। तो मतलब सबसे ज्यादा इनका एबिलिटी है कि 0 डिप करना। तो इंटरवल स्केल में हमने देखा कि ट्रू 0 नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर 0 से नीचे का भी वैल्यू होता है। इंटरवल स्केल में 0 से नीचे का भी वैल्यू होता है। जैसे टेम्परेचर में क्या है कि 0 से नीचे का भी वैल्यू, माइनस में भी वैल्यू होता है 0 डिग्री। और रेशियो वेरिएबल में क्या है कि ये 0 से नीचे नहीं जाता है। इंटरवल में 0 से नीचे, यहाँ पर हम लिखें इंटरवल स्केल में वैल्यू जो है 0 से नीचे जा सकता है, कैन गो बिलो 0। जैसे माइनस में टेम्परेचर जा सकता है -10 डिग्री, है ना। और रेशियो वेरिएबल में क्या होगा, अलग पेन से लिखे, अलग कलर से। रेशियो वेरिएबल में जो है रेशियो में ये हाइट जो है 0 से नीचे कभी नहीं जा सकता है, कैन नॉट गो बिलो, कैन नॉट फॉल बिलो 0। 0 से कम हाइट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये इंटरवल स्केल हमको क्या होता है, इंटरवल स्केल में हम सारे क्वांटिटेटिव एट्रीब्यूट्स, इंटरवल स्केल में सारे क्वांटिटेटिव एट्रीब्यूट्स को हम नाप सकते हैं, एट्रीब्यूट्स के लिए। और रेशियो स्केल में हम मतलब यहाँ पर इंटरवल स्केल में रैंकिंग हो सकती है, जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है इक्वल इंटरवल में होने से। और रेशियो स्केल में क्या है कि हम यहाँ पर कैरेक्टर जो है खाली 0 से ओरिजिन होता है। तो जब हम टेम्परेचर इंटरवल स्केल में हो गया, लेकिन आप जब कहते हैं कि ये गर्मी दुगनी है, बाहर से अंदर दुगनी गर्मी है, तो ये होगा कि टेम्परेचर ट्वाइस इनसाइड में। तो इसमें क्या होता है कि ये गलत हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम ये रेशियो स्केल में हम इस चीज को दुगना और आधा कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ अंतर रेशियो और इंटरवल स्केल का। तो ये यहाँ पर ये स्केल का अंतर क्या है कि ये 0 के नीचे नहीं हो सकता है और वो 0 के नीचे जा सकता है। और रेशियो स्केल में हम किसी चीज को दुगना कह सकते हैं, लेकिन इंटरवल स्केल में हम टेम्परेचर को दुगना नहीं कर सकते या इंटेलिजेंस को दुगना नहीं कर सकते।
जैसे अब एग्जाम्पल क्या है कि एनुअल इनकम टैक्स के पहले क्या थी, तो ये क्वेश्चन होगा कि ये जीरो से हो सकता है, टैक्स जीरो भी हो सकता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो हम जीरो से शुरू कर सकते हैं, या जीरो से नीचे या दुगना बता सकते हैं। तो ये हो गया रेशियो स्केल। मतलब कहना है कि प्रारंभिक बिंदु शून्य हो सकता है रेशियो स्केल में, और इसे हम दुगना भी बता सकते हैं कि अगर 20,000 डॉलर आमदनी है और कोई 40,000, तो ये कह सकते हैं कि वो दूसरा व्यक्ति जो है वो उससे दुगना कमाता है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अगर किसी का इंटेलिजेंस 80 आता है और किसी का 40 आता है, किसी का इंटेलिजेंस IQ अगर 40 है और किसी का IQ 80 है, रेशियो स्केल में, इंटरवल स्केल में, तो हम ये नहीं कह सकते कि इससे इसका दुगना IQ है। ठीक है। लेकिन अगर 40 केजी और 80 केजी का कोई सामान है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये इस सामान जो है, सपोज वीट, तो 80 केजी वीट इज डबल ऑफ 40 केजी कह सकते हैं। ये रेशियो स्केल का के अंदर आएगा। अब कुछ अलग टाइप के एटीट्यूड स्केल्स में कुछ स्केल्स आते हैं जिनको हम अभी देखेंगे, जिसमें हम लिकर्ट स्केल, थर्स्टन स्केल, गटमैन स्केल, बोगार्ट्स का और कुछ स्केल को हम स्टडी करेंगे। तो जो भी एटीट्यूड या ओपिनियन स्केल सोशल साइंस में आता है, इसको हम ऑर्डिनल स्केल कहते हैं। ऑर्डिनल स्केल अभी हमने पढ़ा था कि ये मेजरमेंट का एक स्केल है, और ऑर्डिनल स्केल में क्या करते हैं, हम किसी चीज़ की रैंकिंग करते हैं। तो इसमें रैंकिंग में यहाँ पर क्या होता है कि इस एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट को बताना होता है। तो इसमें आपकी कथन की सहमति और असहमति को बताते हैं, तो उसमें ऑर्डिनल स्केल आ जाता है, कितना सहमत है कितना असहमत है। तो सबसे पहले हम थर्स्टन का स्केल देखेंगे। ये एटीट्यूड को मापने का स्केल है। किसी भी एटीट्यूड टेस्ट क्या चीज़ पर एम करता है, उसका उद्देश्य है व्यक्ति के इमोशनल, इंटेलेक्चुअल और बिहेवियरल प्रवृत्तियों और रुचियों को मापना। तो थर्स्टन स्केल ये किसके लिए जाना जाता है, ये हमने जो मेजरमेंट स्केल पढ़ा और जाना, उसमें क्या है कि ये इसमें थर्स्टन स्केल जो है वो इक्वल इंटरवल स्केल के रूप में जाना जाता है। इक्वल इंटरवल, जिसमें इक्वल इंटरवल का मतलब हुआ कि जो भी इंटरवल है, जैसे हमने इंटरवल स्केल में देखा था कि 1, 2, 3, तो ये स्केल जो आप मेजर करते हैं उसमें देखते हैं जो डिस्टेंस है 1 और 2 के बीच और 2 और 3 के बीच में, वो इक्वल होता है, इसलिए इसे इक्वल इंटरवल स्केल भी कहा जाता है। ऑर्डिनल ये इंटरवल स्केल में जो हमने पढ़ा था। तो थर्स्टन स्केल को भी इक्वल अपियरिंग इंटरवल स्केल के नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग होता है किसी भी गिवन कॉन्सेप्ट या कंस्ट्रक्ट के बारे में दी गई अवधारणा को मापने के लिए। तो इट इज यूज टू मेजर द एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड को किसके प्रति आपके एटीट्यूड को मापा जा रहा है, तो किसी कॉन्सेप्ट या किसी कंस्ट्रक्ट के प्रति। जैसे इसके लिए क्या होता है कि बहुत सारे स्टेटमेंट को कलेक्ट किया जाता है और उसको किसी कॉन्सेप्ट या कॉन्स्ट्रक्ट जिसको मेजर करना है उससे रिलेट किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट को जजेस जो होते हैं ना, उसको 11 कैटेगरी के स्केल में रेट करते हैं, जज होते हैं, और हर कैटेगरी को एक डिफरेंट डिग्री ऑफ फेवरेबलनेस टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट की ओर लाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो भी इस उद्देश्य को मापने के लिए बहुत सारा कथन इकट्ठा किया गया, स्टेटमेंट आ गया, जो कि जिस चीज को मापना है उससे रिलेटेड स्टेटमेंट आ गया बहुत सारा। अब उस स्टेटमेंट बहुत सारा आ गया उससे रिलेटेड, जो कि फेवरेबल भी है और उसके अनफेवरेबल भी है, जिस चीज को हमको मापना है। तो जो जज होते हैं उसमें से वो क्या करते हैं कि 11 कैटेगरी को, स्टेटमेंट को 11 कैटेगरी में बांटते हैं, और हर कैटेगरी
जो है वो बताता है कि वो स्टेटमेंट उसके कितने फेवर में है और कितने उसके फेवरेबलनेस को बताता है, किसी कॉन्सेप्ट के प्रति उसके फेवरेबल होने को बताता है। तो जो भी आइटम्स है उनको जज जैसे जैसे मान लीजिए कोई स्टेटमेंट है, बोलेंगे कि ये ज़्यादा फेवरेबल है, कोई इससे ज़्यादा फेवरेबल हुआ, ठीक है, कोई इससे ज़्यादा फेवरेबल हुआ, तो 11 स्टेटमेंट को लिया गया और जिस तरह से वो फेवरेबल हो रहे हैं उस तरह से उनको डिग्री, डिफरेंट डिग्री दिया गया। सपोज इसको दिया गया 1 डिग्री, तो इसको 2, इसको 3, क्योंकि ज़्यादा फेवरेबल हो रहा है, इसका फेवरेबलनेस बढ़ता जा रहा है। तो कॉन्सेप्ट को कंस्ट्रक्ट, ये आइटम को फिर ये सारे आइटम को रैंक किया जाता है। कैसे रैंक किया जाता है? तो अकॉर्डिंग टू मीन और मीडियन रेटिंग असाइंड बाय जज, इसको फिर जज असाइन करते हैं और यूज टू कंस्ट्रक्ट क्वेश्चनायर। अब क्वेश्चनायर बनाया गया, इसके बाद जज क्या करेंगे कि 20 या 30 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चनायर, 30 आइटम्स होंगे उसमें, एक क्वेश्चनायर बनेगा जिसमें 20 to 30 क्वेश्चंस होंगे और जो कि इस रेटिंग के रेंज के हिसाब से होंगे। अब उसके बाद क्या करना है कि 20 to 30 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चनायर बना जिसको जजेस ने रेट किया फेवरेबलनेस के हिसाब से। अब स्टेटमेंट को इस तरह से लिखा जाता है कि कोई उससे सहमत हो सके या असहमत हो सके। तो वो 20-30 आइटम्स में जो स्टेटमेंट लिखा गया उसमें अब आपको सहमत होना है और असहमत होना है। तो उसके बाद ये स्केल क्या हुआ कि ये स्केल बन गया। अब ये उत्तरदाता रेस्पोंडेंट्स को इकट्ठा करके फिर उन पर ये उनको क्वेश्चनायर दिया गया। अब वो क्वेश्चनायर से उनका जो स्कोर आया, तो उस स्कोर से फिर उसका रिजल्ट बनाया गया। तो जो पर्सन उस सभी आइटम से एग्री करेगा, डिसएग्री कर गया, 20 से 30 आइटम्स है, सबसे वो डिसएग्री किया तो उसको कितना स्कोर मिला? अगर डिसएग्री किया तो उसको 0 स्कोर मिला। डिसएग्री अगर किया सभी आइटम से तो उसको 0 स्कोर मिला। अब 0 स्कोर से क्या होगा? 0 स्कोर, तो इस स्केल का क्या है कि इसमें इंटरवल मेजरमेंट स्केल है, इस टाइम कंज्यूमिंग मेथड एंड बट लेकिन क्या है कि हर इसमें अगर यह व्यक्ति जो सभी से असहमत है उसका अंक 0 है तो यह अंतराल पैमाना है। इसमें क्या है कि कंज्यूमिंग मेथड, इसमें बहुत टाइम लगेगा, ये मेथड में बहुत समय लगेगा और लेबर इंटेंसिव है। तो ये कहाँ यूज होता है? क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा हर व्यक्ति से ये टेस्ट कराना और उसके बाद उसका स्कोरिंग करना, तो ये टाइम कंज्यूमिंग होता है और इसमें समय भी लगता है और श्रम भी लगता है, इसलिए इसका बहुत प्रचलन नहीं है। ये साइकोलॉजी और एजुकेशनल रिसर्च में इसका प्रयोग होता है। अब दूसरा क्या है? दूसरा स्केल हम देखते हैं एटीट्यूड का, ये थर्स्टन स्केल था। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे कॉमन है लिकर्ट स्केल। लिकर्ट स्केल जो है यह एक यूनि डायमेंशनल स्केल है, मतलब एक आयामी पैमाना है जिसका क्या है कि जिसका उपयोग रिसर्चर क्या करता है कि उत्तरदाता जो भी आंसर करते हैं या जो भी रेस्पोंडेंट हैं उनके एटीट्यूड और ओपिनियन को जानने के लिए एकत्र करता है। तो इसमें क्या होता है कि ये जनरली मार्केट रिसर्च में किया जाता है, किसी उत्पाद को, किसी ब्रांड या किसी प्रोडक्ट के बारे में लोगों के विचार को समझने के लिए इस साइकोमेट्रिक पैमाना का यूज किया जाता है। साइकोमेट्रिक बताया गया था ना कि साइकोमेट्रिक में क्या होता है कि लोगों की राय ली जाती है किसी भी वस्तु का। साइकोमेट्रिक में तो इसमें क्या है कि लिकर्ट स्केल का विभिन्न रूप जो है वो सीधे लोगों की राय मापने पर केंद्रित होता है। तो इसमें गुटमैन स्केल, बोगार्डस स्केल, थर्स्टन स्केल, तो ये लिकर्ट ने ये स्केल बनाया और इस स्केल में डिस्टिंक्शन किया, क्या एक अंतर स्थापित किया, जो कि वस्तु का समूह जो कि 8 या 8 से अधिक हो के जवाबों के संग्रह से मेजर किया जाता है।
और उसकी सभी की 8 या 8 से ज़्यादा वस्तुओं का, और उसके बाद सबों के रिस्पॉन्स को एक रेंज ऑफ वैल्यू में मापा जाता है। जैसे लिकर्ट स्केल का एक एग्जाम्पल देखिए कि किसी भी वस्तु के फीडबैक लेना है, किसी भी प्रोडक्ट का फीडबैक लेना है, तो रिसर्चर क्या करता है, लिकर्ट स्केल क्वेश्चन क्या एक डिकोटोमस ओपिनियन के रूप में बनाता है क्वेश्चन। जैसे इस तरह का क्वेश्चन बनाता है कि द प्रोडक्ट वाज ए गुड परचेज विथ ओपिनियन लिस्टेड एज एग्री और डिसएग्री। अब क्या है कि वो क्या करेगा कि बनाया क्वेश्चन की प्रोडक्ट वाज अ गुड परचेज, ये अब इस तरह का क्वेश्चन बनाया। अब उसमें क्या करना है कि ऑप्शन दिया एग्री और डिसएग्री, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन, पहला ये तरीका हुआ, दूसरा हुआ कि प्लीज स्टेट योर satisfaction level with the products। अब इसमें बहुत सारा विकल्प दे दिया, इसमें दे दिया वेरी अनसेटिस्फैक्ट्री, वेरी अनसेटिस्फैक्ट्री BU, फिर अनसेटिस्फैक्ट, दूसरा ऑप्शन पहला दिया वेरी अनसेटिस्फैक्ट, इस तरह से करते हैं, वेरी अनसेटिस्फैक्ट्री, फिर अनसेटिस्फैक्ट्री, डोंट नो, फिर सेटिस्फैक्ट्री, फिर वेरी सेटिस्फैक्ट्री। 5 ऑप्शन दे दिया। अब इसमें आप अपना ऑप्शन दें। तो ऑप्शन क्या है कि इस तरह का सेटिस्फाइड और वेरी सेटिस्फाइड दोनों है, वेरी अनसेटिस्फाइड और वेरी सेटिस्फाइड। तो ये क्या है, अनसेटिस्फाइड, वेरी अनसेटिस्फाइड, अनसेटिस्फाइड, डोंट नो या न्यूट्रल, सेटिस्फाइड, वेरी सेटिस्फाइड। तो जब रेस्पॉन्डिंग आइटम इस तरह से दिया जाता है लिकर्ट स्केल में, तो यूजर का रिस्पॉन्ड जो है वो उनके एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट लेवल पर होता है, इधर एग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट, इधर एग्रीमेंट, है ना। तो ये स्केल जो है वो लेवल ऑफ एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट को असेस करने में या पता करने में मदद करता है। तो लिकर्ट स्केल जो होता है वो क्या होता है कि स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी ऑफ द एक्सपीरियंस आर लीनियर, ये मानता है कि ये रैखिक है, रैखिक है क्योंकि एक ही लाइन में दोनों चीज का पता चल रहा है। तो देयरफॉर इट गोज फ्रॉम ए कंप्लीट एग्रीमेंट, यहाँ से कंप्लीट एग्रीमेंट टू कंप्लीट डिसएग्रीमेंट, सब एक ही लाइन में है, इसीलिए इसको लीनियर कहा गया। एक ही लाइन में 5 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें क्या है कि इससे यह मानकर चलता है ये स्केल, इससे एटीट्यूड का पता चलता है। तो लिकर्ट स्केल का टाइप्स कितने तरह का होता है, इसमें 2 तरह का, तो एक हुआ अभी देखिए कई तरह का स्केल बनता है। तो लिकर्ट स्केल में पहले बहुत फेवरेट है रिसर्चर के बीच में, किसी भी ओपिनियंस आप कभी भी सामान मंगाते हो फ्लिपकार्ट में या कहीं से भी, तो आपको बोलता है कि अपना फीडबैक दे दीजिएगा, तो फीडबैक में इसी तरह का देना होता है। 5 लिकर्ट स्केल होता है, 5 ऑप्शन का, जिसमें आपको भरना होता है। तो इसमें क्या है कि ये बहुत फेवरेट है रिसर्चर के बीच में, ये फ्लिपकार्ट अमेजोन भी इस चीज़ का प्रयोग करते हैं ताकि उनको अपने प्रोडक्ट का फीडबैक मिल सके, तो ओपिनियंस मिल सके अबाउट कस्टमर सेटिस्फैक्शन और एम्प्लॉई एक्सपीरियंस। तो ये जो है लिकर्ट स्केल, इट कैन बी डिवाइडेड, और अच्छा यू कैन डिवाइड रहने देते हैं, दिस स्केल तो 2 मेजर टाइप, इवन लिकर्ट स्केल, ऑड लिकर्ट स्केल। अब इवन और ऑड, इवन मतलब होता है सकारात्मक, इवन मतलब कि इक्वल, या इवन का मतलब हुआ कि 2 4 6 इस तरह का पॉजिटिव। इवन लिकर्ट स्केल में ये स्केल को क्या होता है कि कलेक्ट एक्सट्रीम फीडबैक विदाउट प्रोवाइडिंग ए न्यूट्रल ऑप्शन। इवन में क्या होता है
कि कोई भी आपका चार्ट जिसमें 4 पॉइंट का लिकर्ट स्केल होगा वो इवन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपको न्यूट्रल का ऑप्शन नहीं दिया गया। यहाँ 5 है तो बीच में न्यूट्रल का दिया गया ना, डोंट नो। जैसे अनसेटिस्फैक्ट्री, सेटिस्फैक्ट्री, बीच में न्यूट्रल आ रहा है, डोंट नो या न्यूट्रल, और उसके बाद सेटिस्फैक्ट्री और वेरी सेटिस्फैक्ट्री। तो ये 5 का है। अब ये है जो इवन लिकर्ट स्केल है, ये तो इवन नहीं हुआ, ये हो गया इवन में। इवन लिकर्ट स्केल में होगा अनसेटिस्फैक्ट्री, अनसेटिस्फैक्ट्री, वेरी अनसेटिस्फैक्ट्री, वेरी अनसेटिस्फैक्ट्री, अनसेटिस्फैक्ट्री को दूसरे कलर से करती हूँ मैं, यहाँ करती हूँ। इवन में हो गया वेरी अनसेटिस्फैक्ट्री, अनसेटिस्फैक्ट्री, सेटिस्फैक्ट्री एंड वेरी सेटिस्फैक्ट्री। तो ये इवन लिकर्ट स्केल में 4 पॉइंट हुआ, 1 2 3 4। इसमें क्या हुआ, न्यूट्रल का ऑप्शन नहीं दिया है, तो 4 एक्सट्रीम पॉइंट है बिना न्यूट्रल चॉइस में। तो यहाँ पर जो वेरियस डिग्री ऑफ इम्पोर्टेंस है, ये 4 पॉइंट का लिकर्ट स्केल में हुआ, तो इसको हम कहते हैं एक इवन लिकर्ट स्केल। ठीक है, अब ऑड लिकर्ट स्केल पे हम चलते हैं। इसमें हम तटस्थ का विकल्प नहीं दिया गया और इसमें अत्यधिक प्रतिक्रिया मिल गई क्योंकि दोनों एक्सट्रीम पर है। अब चलते हैं हम ऑड लिकर्ट स्केल। ऑड लिकर्ट स्केल में क्या है कि रेस्पोंडेंट्स को न्यूट्रलिटी का भी ऑप्शन दिया जाता है। मतलब क्या है, ये 5 पॉइंट का हो सकता है, 7 पॉइंट का हो सकता है। तो 5 पॉइंट का हमने अभी देखा था। 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल में क्या था, वेरी अनसेटिस्फैक्ट्री, फिर अनसेटिस्फैक्ट्री, न्यूट्रल, सेटिस्फैक्ट्री एंड वेरी सेटिस्फैक्ट्री। ये 5 1 2 3 4 5 ये 5 पॉइंट का लिकर्ट स्केल हो गया। इसमें क्या है, ये ऑड लिकर्ट स्केल है क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रलिटी का ऑप्शन दिया हुआ है कि इस उत्तरदाता को निष्पक्ष प्रतिक्रिया देने का ऑप्शन दिया गया है किसी भी चीज के प्रति। तो ये 5 आंसर ऑप्शन में ऑड लिकर्ट स्केल में इंफॉर्मेशन क्या है कि इसमें न्यूट्रल भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको कोई मतलब ना तो अनसेटिस्फाइड है ना तो सेटिस्फाइड है। तो वो इनका जो एक्सट्रीम आंसर नहीं देना चाहते हैं उनके लिए ये चॉइस इसमें अवेलेबल होता है। इसी तरह से इसको हम 7 में भी बांट सकते हैं। तो उसमें दो और जोड़ा जा सकता है। इसमें आप वेरी वेरी अनसेटिस्फैक्ट्री कर सकते हैं एंड वेरी वेरी सेटिस्फैक्ट्री कर सकते हैं। तो 7वां में वेरी वेरी सेटिस्फैक्ट्री और वेरी वेरी अनसेटिस्फैक्ट्री। तो ये 7 पॉइंट लिकर्ट स्केल हो जाएगा। तो इस तरह से 5 पॉइंट का जो स्केल हुआ स्ट्रॉन्ग, इसमें ये भी हो सकता है स्ट्रॉन्गली अप्रूव, अप्रूव, अनडिसाइडेड, ये न्यूट्रल हो गया। यहाँ पर ये न्यूट्रल का ऑप्शन हो गया ना, विकल्प मिल गया तटस्थता का, अनिर्णित जिसमें होता है, और तटस्थ रहने का जिसको हम कहेंगे, और अस्वीकृत और स्ट्रांगली डिसअप्रूव। इसको हम दोनों तरह से कर सकते हैं कि स्ट्रांगली अप्रूव एक कर सकते हैं, ये 5 पॉइंट में ऐसे हो गया। स्ट्रांगली अप्रूव मतलब वेरी सेटिस्फाइड, फिर सेटिस्फाइड, इसको हम इसके ही हिसाब से कर दें, वेरी सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, न्यूट्रल, अनसेटिस्फाइड एंड वेरी स्ट्रांगली अनसेटिस्फाइड। ठीक है, या वेरी अनसेटिस्फाइड। तो एस क्या है, asked to give his score with regard to each statement। अब किसी एस व्यक्ति को कहा गया कि अपना वो दे, तो उसका टोटल स्कोर हर इंडिविजुअल का मान लीजिए कि हम कुछ लोगों के बीच में होगा तो लिया जाएगा। सपोज हमने 30 आदमी का ओपिनियन लिया और हर 30 का जो भी ओपिनियन आया उसको हमने एक जगह किया इंडिविजुअल
स्कोर को, फिर टोटल स्कोर उसका टोटल किया और उसके बाद हर रिस्पॉन्स को, हर व्यक्ति के रिस्पॉन्स को टोटल करके मिलाकर फिर टोटल स्कोर निकाला। तो इससे क्या हुआ कि इंटर कोरिलेटिंग द स्कोर ऑफ ईच आइटम, हर आइटम में हमने सब हर व्यक्ति का देखा कि किसने किस पर कौन सा ऑप्शन लिया है पांचों में से। तो इससे उसके बाद क्या हुआ कि सर हर आइटम का हमने आइटम एनालिसिस टेक्निक किया कि हर आइटम के लिए क्या क्या आया, और उसके बाद जो डिस्क्रिमिनेटिंग आइटम था सेलेक्टेड, जो भेदभाव करने वाला, सबसे अधिक भेदभाव करने वाला था, उसको एलिमिनेट किया। केवल वही आइटम को इसमें रखा जाएगा जो कि वस्तु को अंतिम उच्चतम सहसंबंध जिसमें है उसको अंतिम पैमाने के लिए रखा जाता है। मतलब इसमें से जो सबसे स्ट्रांग होगा, जो सबसे ज्यादा स्कोर होगा, उसको रखा जाता है और उसको फिर ओपिनियन बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो लिकर्ट स्केल की विशेषता क्या है कि ये 1932 में आया था 5 पॉइंट स्केल के रूप में। 1932 में ये 5 पॉइंट स्केल के रूप में ही आया था, 5 पॉइंट। और ये स्केल जो है फ्रॉम ग्रुप ऑफ जनरल टॉपिक टू मोस्ट स्पेसिफिक टॉपिक में के लिए भी इसका प्रयोग किया गया, जनरल से लेकर स्पेसिफिक के लिए, ताकि जो उत्तरदाता हैं, जो रेस्पोंडेंट हैं, उनके एग्रीमेंट, अप्रूवल और बिलीफ को जाना जा सके। तो लिकर्ट स्केल का सबसे कुछ महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि ये आइटम जो है वो किसी भी सेंटेंस के आंसर से रिलेट किया जा सकता है। आइटम जो भी है, जो भी क्वेश्चन है, वो जो रेस्पोंडेंट है उसके आंसर से रिलेट किया जा सकता है, उस चाहे आइटम और वाक्य के बीच में जो भी संबंध हो, है ना। सेंटेंस के आइटम मतलब हुआ क्वेश्चन, और वाक्य का जो भी संबंध हो, इस स्पष्ट संबंध है, फिर भी ये आइटम आसानी से वाक्य के उत्तर से संबंधित होनी चाहिए। मतलब आंसर जो है वो आइटम जो है वो वाक्य के उत्तर से संबंधित होना चाहिए। सेंटेंस यहाँ पर ये नहीं होगा, सेंटेंस, हाँ, सेंटेंस के आंसर से संबंधित होना चाहिए एग्जैक्टली जो भी। और स्केल का टाइप जो है कि 2 एक्सट्रीम पोजीशन होना चाहिए, और इंटरमीडिएट आंसर का जो ऑप्शन है वो 2 एक्सट्रीम के बीच होना चाहिए। मतलब कि जो न्यूट्रल है आंसर वो 2 एक्सट्रीम के बीच में होना चाहिए। और आंसर, नंबर ऑफ आंसर ऑप्शन क्या है कि कॉमन लिकर्ट स्केल में 5 आइटम्स होते हैं, और मोर आइटम्स को ग्रेटर प्रेसिजन के साथ, अगर 5 है, अगर 7 का लिकर्ट स्केल का यूज किया जाएगा तो और ज्यादा प्रेसिजन आता है। अगला स्केल है गटमैन या स्केलोग्राम एनालिसिस। ये क्या है? ये इस आइडिया पर आधारित है कि आइटम को हम अरेंज कर सकते हैं इस तरह से कि जो व्यक्ति एग्री करता है एक आइटम से, और किसी भी आइटम को एक्सेप्टेबल, उसको लगता है कि कोई आइटम एक्सेप्टेबल है तो वो एग्री कर सकता है, और उस या जो एग्री करता है एक आइटम से, या वैसा आइटम जो उसे लगता है कि वो एक्सेप्ट किया जा सकता है, एग्री किया जा सकता है, या फिर दूसरे आइटम को वो जो लेस एक्सट्रीम पोजीशन में एग्री, जैसे चिल्ड्रन शुड नॉट बी अलाउड टू वॉच इनडिसेंट प्रोग्राम और गवर्नमेंट शुड बैन दोज प्रोग्राम्स, और दे आर नॉट अलाउड टू एयर ऑन टेलीविजन। ये क्या है? इस तरह का अगर ऑप्शन होगा तो ये सारे ऑप्शन जो हैं एक एस्पेक्ट को ही बता रहे हैं कि बच्चे को नहीं देखना चाहिए, इनडिसेंट प्रोग्राम गवर्नमेंट को बैन करना चाहिए, या फिर ये टेलीविजन में दिखाया ही नहीं जाना चाहिए। तो ये सारा एक ही एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है कहने का कि गटमैन स्केल बोलता है कि अगर इस तरह के ऑप्शन हैं तो जो आंसर दे रहा है व्यक्ति उसको इस तरह से कंटिन्यूटी में रखना चाहिए कि जो पर्सन एक से एग्री करता है वो दूसरे से भी एग्री कर सके, या वो तीसरे से भी एग्री, मतलब जो सारे रिलेटेड हैं उन सब से वो एग्री कर सके। तो इस तरह का स्केल जब होता है तो हर स्कोर जो है वो एक यूनिक सेट ऑफ रिस्पॉन्स बताएगा। मतलब सारे सेट, ये चारों जो ऑप्शन है सारे एक सेट के रूप में हो जाएगा, इसलिए टोटल स्कोर जो है वो हर व्यक्ति का
ऑब्टेन किया जाएगा। और ये स्केल जो है इसको डेवलप करने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि इसमें कई ऑप्शंस दिए जाते हैं और वो ऑप्शंस जो होते हैं वो रिलेटेड होते हैं, और जो ऑप्शन को प्रतिक्रिया जो आता है वो रिलेटेड होते हैं। तो उसमें क्या है कि इसमें आइटम को इस तरह से अरेंज करना होता है कि जो व्यक्ति एक आइटम से एग्री कर रहा है, सपोज इससे एग्री कर रहा है, उसको अगले से भी एग्री करने का मौका मिलना चाहिए, और फिर इससे भी। तो ये अगर वो तीनों से एग्री करता है, तीनों पॉइंट से, चारों पॉइंट से, तो उसको उस तरह से स्कोर देना होगा। और ये इस तरह का अगर स्केल डेवलप किया जाता है तो इसमें बहुत समय लगता है। और ये इस तरह का स्केल कहाँ यूज होता है, तो पॉलिटिकल साइंस में, एंथ्रोपोलॉजी, पब्लिक ओपिनियन रिसर्च एंड साइकोलॉजी में होता है इस तरह के स्केल का प्रयोग, जहाँ पर रिलेटेड आइटम्स होते हैं और वो मतलब लेस, वो सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसलिए ऑप्शंस जो होता है ना आइटम्स का, वो एक्सट्रीम नहीं होता है। अगला है स्टैपल स्केल। ये जॉन स्टैपल के द्वारा डेवलप किया गया था। ये स्केल में के कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं। क्या है कि हर आइटम का एक ही वर्ड होता है या फ्रेज, जो कि इसका डायमेंशन को बताता है कि वो क्या प्रेजेंट कर रहा है या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। हर आइटम का 10 रेस्पॉन्स कैटेगरी होता है, मतलब 10 रेस्पॉन्स हो सकते हैं। और ईच आइटम हैज एन इवन नंबर ऑफ कैटेगरीज। हर आइटम में एक कैटेगरी जो होता है वो समान नंबर में होता है। तो रेस्पॉन्स कैटेगरी का न्यूमेरिकल लेवल होता है, लेकिन वर्बल लेवल नहीं होता है। जैसे कि मतलब कहना है कि कोई भी इन द फॉलोइंग आइटम, सपोज फॉर द क्वालिटी ऑफ आइसक्रीम, कोई आइसक्रीम के क्वालिटी के लिए हम रेस्पॉन्ड किस तरह का रख सकते हैं, तो हम रिस्पॉन्ड इस तरह का रख सकते हैं, +4 +5 +4 +3 +2 +1। तो इस तरह से अगर हम रखेंगे तो रिस्पॉन्ड होगा कि सबसे हाई क्वालिटी +1 पर। फिर हम लो क्वालिटी जब बताना शुरू करेंगे तो -5 -4 3 -2, तो ये लो क्वालिटी तक जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जब हम आइसक्रीम को रैंक कर रहे हैं, क्वालिटी आइसक्रीम का, तो ये रैंकिंग होना चाहिए +5 से -5 तक। और ये +5 number for words which best describe the ice cream accurately. Select a minus number of words you think do not describe the ice cream quality accurately. तो अगर अब कोई भी नंबर +5 से हम चुनते हैं और उसको हम एक्यूरेट मानते हैं, और -5 जो कि जिसको हम बहुत इनएक्यूरेट मानते हैं, तो इस तरह से ये वर्टिकली प्रेजेंट किया जाता है। तो हाई क्वालिटी को कहाँ से कहाँ, तो प्लस वाला आइटम नंबर जो है सो हाई क्वालिटी को शो करेगा, और माइनस वाला नंबर लो क्वालिटी को शो करेगा। तो ये आइसक्रीम की क्वालिटी को बताने के लिए है कि +5 इज द हाई क्वालिटी एंड -5 इज द लो क्वालिटी। और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे क्वालिटी कम होती जाएगी। तो ये लंबवत रूप में प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, हाई क्वालिटी +5 4 3 2 1, और लो क्वालिटी -4 5 4 3 2। अगला है क्यू शॉर्ट टेक्निक। दिस इज द लास्ट वन। ये यूज होता है कि लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स में को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए, तुरंत शीघ्रता से डिस्क्रिमिनेट विभेद करने के लिए। तो ये क्या है कि एक रैंक ऑर्डर प्रोसीजर यूज होता है। इसमें ऑब्जेक्ट इस तरह से सॉर्ट किए जाते हैं और पाइल्स में, ढेर में रखे जाते हैं, क्रमबद्ध किया जाता है, और कुछ क्राइटेरिया के आधार पर, जैसे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू बी सॉर्टेड शुड बी बिटवीन 60 to 140 अप्रोक्सीमेटली। मतलब क्या है कि अगर हम किसी 9 ब्रांड को ले रहे हैं और बेसिस ऑफ टेस्ट हम उन ब्रांड को क्लासीफाई कर रहे हैं, टेस्टी, मॉडरेट और नॉन टेस्टी। तो अब हम क्या करेंगे कि इनको क्लासीफाई करेंगे, फिर प्राइस के आधार पर। मतलब किसी भी चीज़ को अगर हम
सॉर्ट कर रहे हैं तो उसका टेस्ट के आधार पर, प्राइस के आधार पर लो, मीडियम, हाई और परसेप्शन ऑफ पीपल, अब हम लोगों की धारणा प्राप्त कर सकते हैं कि वे कम कीमत वाली चीज को पसंद करते हैं या हाई प्राइस वाली। अब 60 ब्रांड को हम वर्गीकृत कर लिए और 60 ब्रांड को हम 3 ढेर में बना लिए। 60 ब्रांड्स को लेकर उसका 3 ढेर बना। ठीक है, अब 3 ढेर हो गया। अब 3 ढेर में रख लिए एक लो क्वालिटी, एक मीडियम क्वालिटी, एक हाई क्वालिटी। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसमें अब क्वालिटी के अनुसार, अब ये क्यू शॉर्ट टेक्निक के अनुसार, क्यू शॉर्ट टेक्निक के अनुसार लोग इसको चुनेंगे और 3 पाइल्स में से चुनेंगे, लो, हाई, मीडियम में से जो लोग चुनेंगे और उसके बाद विशेषता के तहत, अभी उन लोगों को पता नहीं होगा, अब इसमें हमने इसको 3 ढेर में बंद कर दिया। अब लोग इसमें से सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि किस क्वालिटी को लोगों ने ज़्यादा चुना है। तो इस तरह से एटीट्यूड का और पता चल सकता है, लोगों के बिहेवियर का पता करने के लिए, एटीट्यूड को टेस्ट करने के लिए कि इन सब स्केल्स का पता चलता है। एटीट्यूड टेस्ट का प्रयोग होता है डिग्री ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग किसी भी वस्तु, व्यक्ति से जुड़ी हुई भावना को जानने के लिए। इसका उपयोग शिक्षा में या किसी भी वस्तु के लिए राय या सर्वेक्षण करने के लिए, सर्वे करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हम एटीट्यूड स्केल का प्रयोग लोग या व्यक्ति के प्रति लोगों का फीलिंग को, सकारात्मक या नकारात्मक भावना को जानने के लिए यूज करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।